आज हम बात करेंगे सोक्रेटिस की, जिन्हें हम सुकरात भी कहते हैं और इन्हें फिलॉसफी का पिता कहा जाता है। हम सोक्रेटिस के जीवन को समझने की कोशिश करेंगे, उनका थॉट प्रोसेस कैसे काम करता था और क्यों वो अपने समय में इतने प्रभावित करने वाले थिंकर थे। आज के समय में जब हम एथिक्स, जस्टिस और नॉलेज की बात करते हैं तो सोक्रेटिस का नाम सबसे पहले आता है। इस एपिसोड में हम यही समझेंगे कि सोक्रेटिस का थॉट प्रोसेस क्या था, उन्होंने अपने समय के समाज को किस तरह बदला और कैसे आज के समय में उनके विचार लॉ, एजुकेशन और इवन मॉडर्न डे कन्वर्सेशंस में उतने ही प्रभावित हैं। हम उनके जीवन के मुख्य मुद्दों को एक्सप्लोर करेंगे, जैसे उनका फेमस सोक्रेटिक मेथड, जो सवालों के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करने का एक अच्छा तरीका था और जो अभी भी स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज़ और कोर्ट्स में यूज़ होता है। सोक्रेटिस को अक्सर हम एक ऐसे व्यक्ति के रूप में देखते हैं जो खुद के लिए कभी कोई लिखित रिकॉर्ड नहीं छोड़ के गए। इन्होंने कभी कोई किताब नहीं लिखी, लेकिन उनके स्टूडेंट्स जैसे प्लेटो, उन्होंने इनके विचारों को लिखा और आगे बढ़ाया। सोक्रेटिस ने टीचर के रूप में न जाने कितने लोगों को इंस्पायर किया, पर उन्होंने कभी एक क्लासरूम की बाउंड्री के अंदर खुद को नहीं रखा। एथेन की गलियों में लोगों से बातचीत करके उन्होंने लोगों को जीवन के प्रश्नों को समझने का एक नया दृष्टिकोण दिया। सोक्रेटिस को फिलॉसफी का पिता इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने हमारे लिए एक नए ढंग की सोच छोड़ के गए। जैसे प्लेटो ने कहा, सोक्रेटिस ने सिखाया कि द अनएग्जामिन्ड लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग, यानी कि अगर हम अपनी ज़िंदगी में सवाल नहीं कर रहे हैं तो हम अपनी ज़िंदगी को पूरी तरह से जी नहीं रहे हैं। अब बात करते हैं सोक्रेटिस के सबसे बड़े कंट्रीब्यूशन की, जो था सोक्रेटिक मेथड। आपने सुना होगा कि सोक्रेटिस एक डायलॉग बेस्ड टेक्निक का यूज़ करते थे, जिससे सवालों के जवाब सवालों से ही निकलते थे। इस टेक्निक में सोक्रेटिस एक इंसान से प्रश्न पूछते और उसके जवाब के आधार पर और गहरे प्रश्न पूछते जाते जब तक असली ट्रुथ सामने न आ जाए। सोक्रेटिक मेथड का एक बेसिक प्रिंसिपल है, हम तभी सीखते हैं जब हम अपने आप को चैलेंज करते हैं और नई चीज़ों को जानने की इच्छा रखते हैं। सोक्रेटिस का जन्म 470 या 469 बीसी के आसपास हुआ था, एक छोटी सी जगह एथेंस में। एथेंस उस समय एक विचार, कला और राजनीति का केंद्र था। सोक्रेटिस का जीवन एथेंस में गुजरा और इसी शहर ने उनके विचार को मजबूती दी। एथेंस के शहर उन दिनों अपनी डेमोक्रेसी और इंटेलेक्चुअल डिस्कशंस के लिए जाने जाते थे और यही माहौल सोक्रेटिस के जीवन और विचारधारा के विकास में एक बड़ा योगदान रहा। सोक्रेटिस का जन्म एक आम फैमिली में हुआ था। उनके पिता एक स्थापति यानी स्टोन मैसन थे और उनकी माँ एक मिडवाइफ थी। सोक्रेटिस का बचपन काफ़ी साधारण था, एक ऐसे परिवार में जन्म लेने के बावजूद जहाँ उन्हें कोई विशेष शिक्षा नहीं मिली। उन्होंने अपने आसपास की दुनिया को ऑब्जर्व करते हुए बहुत कुछ सीखा। सोक्रेटिस का परिवार फाइनेंशियली ज़्यादा स्ट्रांग नहीं था और उन्होंने अपने जीवन के पहले दिन से ही एक आम ग्रीक सिटीजन का जीवन देखा और जिया। उनके पिता एक क्राफ्ट्समैन थे, स्टोन मैसन, और उन्होंने सोक्रेटिस को अपने काम में हाथ बटाने के लिए भी सिखाया। कहा जाता है कि सोक्रेटिस ने अपने जवान दिनों में अपने पिता का काम भी सीखा, लेकिन जल्दी ही उनका ध्यान इन कामों से हटकर ज्ञान और विचारों की खोज की तरफ चला गया। ये उनका ऑब्जर्वेशन और डीप थिंकिंग थी जो उन्हें दूसरों से अलग बनाती है। सोक्रेटिस ने अपने जीवन में फॉर्मल एजुकेशन नहीं ली थी। उनका स्कूल या टीचर कोई एक व्यक्ति या इंस्टीट्यूशन नहीं था। उनका असली स्कूल उनके आसपास के लोग, उनका समाज और एथेंस का शहर था।
सोक्रेटिस अपने टाइम में एक आम व्यक्ति थे जिन्होंने किताबी ज्ञान के बजाय लोगों के साथ डिस्कशंस और अपने क्वेश्चंस के माध्यम से अपने ज्ञान को विकसित किया। सोक्रेटिस का जीवन सिर्फ फिलॉसफी तक सीमित नहीं था। उन्होंने अपने जीवन में एक एथेनियन नागरिक के रूप में भी जिम्मेदारियों को निभाया। सोक्रेटिस ने मिलिट्री सर्विस भी की थी, जो उनके विचार और उनके जीवन पर काफी असर डालने वाला पड़ाव रहा। एथेंस के एक सामान्य नागरिक के रूप में सोक्रेटिस ने अपने देश की रक्षा करने के लिए मिलिट्री सर्विस दी। ये मिलिट्री सर्विस उस समय के एथेनियन कल्चर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थी। सोक्रेटिस ने अपने जीवन में कई युद्ध देखे जिनमें उन्होंने एक्टिवली हिस्सा लिया। एक सोल्जर के रूप में उन्होंने बहुत हिम्मत और धैर्य दिखाया। कई युद्ध में उन्होंने अपने साथियों की जान बचाई और उनका ये करेजियस कैरेक्टर उनके बाकी जीवन में भी देखने को मिला। युद्ध का प्रभाव सिर्फ सोक्रेटिस के जीवन पर नहीं, उनके विचार पर भी था। उन्होंने अपने दिनों में एक फिलोसॉफिकल बेस बना लिया था कि जीवन का असली मकसद क्या है। उनके मिलिट्री एक्सपीरियंसेस ने उन्हें और भी ज़्यादा लाइफ को क्वेश्चन करने पर मजबूर किया। उनके अंदर एक सोल्जर और फिलोसोफर का एक अनोखा कॉम्बिनेशन था, एक ऐसा कॉम्बिनेशन जो उन्हें एक अलग पहचान देता है। सोक्रेटिस के विचार में एथिक्स और वर्चू का भी बहुत महत्व था। उनका मानना था कि हर इंसान को अपने जीवन में सही और गलत का ज्ञान होना चाहिए और ये ज्ञान ही उसे एक अच्छा व्यक्ति बनाता है। सोक्रेटिस के अनुसार एथिक्स का मतलब सिर्फ अच्छे काम करना नहीं, बल्कि अपने जीवन में एक ऐसे तरीके से जीना है जहां हम अपने विचार और अपने एक्शंस को कॉन्स्टेंटली जज कर सकें। सोक्रेटिस का एक फेमस विचार था, एक थॉट था कि वर्च्यू इज नॉलेज, यानी उनके हिसाब से ज्ञान ही गुण है। इसका मतलब ये है कि अगर किसी व्यक्ति के पास ज्ञान है तो वो सही और गलत के बीच में अंतर समझ पाएगा। उन्होंने जोर दिया कि इंसान की अच्छाई उसके एक्शंस में नहीं बल्कि उसके ज्ञान में छुपी होती है। अगर आपको मालूम है कि क्या सही है तो आप हमेशा सही करने का प्रयास करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि जो व्यक्ति गलती करता है वो इसलिए गलती करता है क्योंकि उसे सही और गलत का ज्ञान नहीं होता, यानी गलती इग्नोरेंस का नतीजा है, ज्ञान का नहीं। सोक्रेटिस का मानना था कि जब हम किसी चीज़ को समझने में असफल होते हैं तभी हम गलती करते हैं। अगर हमें सही ज्ञान हो तो हम कभी गलत रास्ते पर नहीं चलेंगे। सोक्रेटिस का एक और फेमस थॉट था कि आई नो दैट आई नो नथिंग, यानी मुझे मालूम है कि मुझे कुछ नहीं मालूम। सोक्रेटिस के लिए ये एक रियलाइजेशन था कि हमारी सो कॉल्ड नॉलेज काफ़ी हद तक अधूरी है। हम जितना ज़्यादा सीखते हैं उतना ही हमें समझ में आता है कि हम कितना कम जानते हैं। सोक्रेटिस का ये विचार एक ऐसे समय में आया जब एथेंस के लोगों को लगता था कि उनके पास सभी चीज़ों का ज्ञान है। सोक्रेटिस ने उन लोगों को ये समझाया कि असली ज्ञान तभी शुरू होता है जब हम अपनी इग्नोरेंस को समझने लगें। सोक्रेटिस का मानना था कि ज्ञान की शुरुआत तब होती है जब हम अपने आप से पूछें कि मैं क्या नहीं जानता। उनका ये विचार आज के समय में भी हमेशा के लिए रेलेवेंट है। हम जितना ज़्यादा सीखने की कोशिश करते हैं उतना ही हमें अपने इग्नोरेंस का एहसास होता है। ज्ञान का असली रूप तभी आता है जब हम समझते हैं कि हमारी नॉलेज अधूरी है और इस अधूरे ज्ञान को पूरा करने की खोज में लगे रहना ही एक फिलोसोफर का असली काम है। सोक्रेटिस का जीवन और उनके विचार उनके समय के एथेंस के पॉलिटिकल और सोशल एनवायरनमेंट से काफ़ी जुड़े हुए थे। एथेंस उस पीरियड में एक सिटी स्टेट था जहां डेमोक्रेसी अपने चरम पर थी, लेकिन ये समय राजनीतिक उथल पुथल का भी था और
इसमें सोक्रेटिस के विचार और उस समय के पॉलिटिकल और इंटेलेक्चुअल प्रक्रिया का कॉन्फ्लिक्ट दिखाई देता है। सोक्रेटिस के समय में एथेंस एक डेमोक्रेटिक सिटी स्टेट था, जहां नागरिकों को अपनी सरकार में भाग लेने का अधिकार था। एथेंस की डेमोक्रेसी को दुनिया की सबसे पुरानी डेमोक्रेसी के रूप में जाना जाता है और इसका प्रभाव आज की दुनिया की डेमोक्रेटिक सिस्टम्स पर भी दिखाई देता है। इस डेमोक्रेसी में सिर्फ मेल एथेनियंस को वोटिंग का अधिकार था और ये सिस्टम एक तरह से डायरेक्ट डेमोक्रेसी थी, जिसमें लोग सीधा अपनी सरकार के फैसलों में भाग लेते थे। लेकिन इसके बावजूद एथेंस का पॉलिटिकल इन्वायरमेंट काफ़ी कॉम्प्लेक्स था। सोक्रेटिस के जीवन के दौरान एथेंस ने कई राजनीतिक संकट देखे, जैसे कि पेलोपोनेशियन युद्ध जो 431 से 404 BC में हुआ, जिसमें एथेंस का मुकाबला स्पार्टा से था। ये युद्ध एथेंस के लिए डिवास्टेटिंग साबित हुआ, जिसमें कई लोग मर गए और राजनीतिक व्यवस्था भी कमज़ोर हो गई। युद्ध के बाद एथेंस की डेमोक्रेसी में भी इंस्टेबिलिटी दिखाई दी और इसने कई राजनीतिक और सामाजिक समस्याओं को जन्म दिया। सोक्रेटिस ने इस समय में डेमोक्रेसी के फ्लॉज को देखा और उनके बारे में स्पष्ट रूप से अपनी सोच व्यक्त की। सोक्रेटिस का डेमोक्रेसी के प्रति दृष्टिकोण काफ़ी अलग था और उन्होंने अपने विचारों में डेमोक्रेसी की आलोचना भी की। उनका मानना था कि डेमोक्रेसी में सभी लोगों को वोटिंग का अधिकार देना हमेशा सही फैसले लेना सुनिश्चित नहीं करता। उन्होंने ये कहा कि अक्सर डेमोक्रेसी में फैसले लोगों की भावनाओं और उनकी अधूरी जानकारी के आधार पर ली जाती हैं, न कि ज्ञान और सूझबूझ के आधार पर। सोक्रेटिस का विचार था कि ज्ञान और समझदारी के बिना अगर कोई सरकार बनाई जाए तो वो देश और उसके लोगों के लिए हानिकारक हो सकती है। उन्होंने डेमोक्रेसी को एक ऐसी व्यवस्था के रूप में देखा जहां अक्सर अधिकतम लोगों के वोट्स से फैसले लिए जाते हैं, चाहे वो लोग उन फैसलों के प्रति योग्य या समझदार हों या न हों। उनके हिसाब से ये काफ़ी खतरनाक हो सकता था, क्योंकि लोग अक्सर अपने इमोशंस के आधार पर वोट करते हैं, न कि वास्तविक ज्ञान के आधार पर। सोक्रेटिस के समय के एथेंस के इंटेलेक्चुअल इन्वायरमेंट में एक और बड़ा समूह था जिसे सोफिस्ट कहा जाता था। सोफिस्ट उस समय के प्रोफेशनल टीचर्स थे जो युवाओं को पब्लिक स्पीकिंग और रिटोरिक सिखाते थे ताकि वो राजनीतिक दुनिया में सफल हो सके। सोफिस्ट का मानना था कि सच्चाई रिलेटिव होती है और व्यक्ति अपने फायदे के हिसाब से सच को तोड़ मोड़ कर उसे प्रस्तुत कर सकता है। उनके हिसाब से लॉजिक और रीजनिंग को पावर और राजनीतिक जीत के लिए इस्तेमाल किया जा सकता था। सोक्रेटिस का सोफिस्ट के साथ मुकाबला काफी प्रचलित था। जहां सोफिस्ट दुनिया को सब्जेक्टिव और रिलेटिव टर्म्स में देखते थे, वहीं सोक्रेटिस का मानना था कि सच्चाई एक होती है और उसे ढूंढने की कोशिश की जा सकती है। सोफिस्ट के लिए सच को व्यक्ति के हिसाब से मोल्ड किया जा सकता था, जबकि सोक्रेटिस का मानना था कि सच यूनिवर्सल होता है और एक व्यक्ति को अपने पर्सनल फायदे के लिए उसका मिस इंटरप्रिटेशन नहीं करना चाहिए। सोफिस्ट के विचारों में पब्लिक ओपिनियन और डेमोक्रेसी का महत्व था, क्योंकि उनका मानना था कि जो व्यक्ति अच्छी पब्लिक स्पीकिंग करता है वो लोगों को अपने पक्ष में कर सकता है और इस तरह राजनीतिक जीत हासिल कर सकता है। लेकिन सोक्रेटिस को यह बात कभी मंजूर नहीं थी। उनके लिए सच्चाई सबसे बड़ी चीज थी और उन्होंने हमेशा सच्चाई की खोज में जीवन जीना सही समझा। सोफिस्ट और सोक्रेटिक विचारधारा में एक और बड़ा अंतर था उनके टीचिंग मेथड्स का। जहां सोफिस्ट अपने स्टूडेंट्स को पब्लिक स्पीकिंग और रिटोरिक सिखाते थे ताकि वो राजनीतिक जीवन में सफल हो सके, वहीं सोक्रेटिस का मेथड जैसे कि हमने पहले देखा प्रश्न विचार या सोक्रेटिक मेथड था। सोक्रेटिक मेथड का मकसद ट्रुथ की खोज था, न कि बस अपनी बात मनवाना। सोफिस्ट का टीचिंग मेथड पर्सुएशन पर आधारित था, जहां उनका मकसद था कि व्यक्ति अपने फायदे के हिसाब से अपनी बात रख सके और
लोगों को अपने पक्ष में कर सके। सोक्रेटिस इसके बिल्कुल विपरीत थे। ये कॉन्ट्राडिक्शन एथेंस के इंटेलेक्चुअल और पॉलिटिकल लाइफ का एक बड़ा हिस्सा बन गया। जहां सोफिस्ट लोगों को उनके राजनीतिक एम्बिशंस के लिए तैयार करते थे, वहीं सोक्रेटिस उनके विचारों का समर्थन नहीं करते थे। ये भी एक कारण था कि सोक्रेटिस को कई लोग पसंद नहीं करते थे, क्योंकि वो अक्सर लोगों के पॉपुलर विचारों को चैलेंज करते थे और उनकी समझ को गहराई से परखने की कोशिश करते थे। सोक्रेटिस का ट्रायल और उनकी मृत्यु प्राचीन इतिहास के सबसे चर्चित और महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक है। उन्होंने न सिर्फ अपने जीवन में एथेनियन सोसाइटी को डीपली रूटेड आइडियाज को चैलेंज किया, बल्कि अपने मृत्यु के समय भी अपने विचारों पर अड़े रहे। इस घटना से हमें उनके आदर्शों, उनके विचारधारा और उनके अनएग्जामिन्ड लाइफ के कॉन्सेप्ट की गहराई को समझने का मौका मिलता है। सोक्रेटिस पर दो मुख्य आरोप लगाए गए थे, यूथ को करप्ट करना और सिटी के गॉड्स को इंसल्ट करना। उनके खिलाफ ये आरोप लगाए गए कि उन्होंने एथेनियन युवा को ट्रेडिशनल वैल्यूज के विरोध में प्रभावित किया और वो नगर के सांप्रदायिक देवताओं की उपासना के प्रति असमीक्षा दिखाते थे। इन एक्यूजेशन का एक और आयाम था उनका डेमोक्रेसी का आलोचक होना और एथेनियन पावर स्ट्रक्चर के प्रति उनका स्टैंस। उन्होंने कई युवा को अपने विचारों के माध्यम से प्रभावित किया, जिसमें से कई राजनीतिक तौर पर इंपॉर्टेंट व्यक्ति भी थे। क्रेटियस जो एक ओलिगार्क था और एल्सीबिएडेस जो एक कंट्रोवर्शियल लीडर था, उन्हें सोक्रेटिस का प्रभाव माना जाता है। एथेनियन राजनीतिक व्यवस्था को इस प्रभाव ने थोड़ा असुरक्षित महसूस कराया, जो एक प्रमुख कारण बना उनके खिलाफ ट्रायल के शुरू होने का। सोक्रेटिस का ट्रायल 399 बीसी में शुरू हुआ। एथेनियन डेमोक्रेसी के अंतर्गत ये ट्रायल एक पब्लिक ट्रायल था, जिसमें 501 जूरर्स को सोक्रेटिस के बारे में फैसला लेना था। उन पर यूथ को भ्रष्ट करने और एथेनियन देवताओं का अपमान करने के आरोप लगाए गए। उन्होंने अपने डिफेंस में ये कहा कि उनका मकसद लोगों को उनकी इग्नोरेंस का एहसास कराना है, ताकि वो अपने जीवन में ज्ञान की खोज कर सकें। सोक्रेटिस ने कोर्ट में कहा कि उन्होंने कभी भी किसी को जानबूझकर करप्ट नहीं किया और अगर उनका प्रभाव युवाओं पर था तो वो केवल उनकी क्रिटिकल थिंकिंग के लिए था, ताकि वे सबूत और तर्कसंगत विचारों के आधार पर अपने फैसले लें। सोक्रेटिस का प्रश्न था कि अगर सभी लोग सच्चाई और ज्ञान की खोज नहीं करेंगे तो समाज कैसे तरक्की करेगा। उनका मानना था कि वो एक सेवक के रूप में एथेनियन समाज को सच्चाई के मार्ग पर ला रहे हैं और ये ज़रूरी था कि वो अपने सवालों से उन्हें जागृत करें। सोक्रेटिस को ट्रायल के बाद दोषी पाया गया और उन्हें हेमलॉक पॉइजन के जरिए मृत्युदंड दिया गया। हेमलॉक एक जहरीला विष था जो धीरे धीरे शरीर के अंगों को पैरालिस कर देता है और अंत में व्यक्ति की सांस लेने की क्षमता खत्म हो जाती है। प्लेटो के डायलॉग्स के अनुसार सोक्रेटिस ने अपनी मृत्यु का सामना बहुत शांतिपूर्ण ढंग से किया। उन्होंने अपने अंत के वक्त भी अपने विचारधारा को नहीं छोड़ा। सोक्रेटिस का मानना था कि मृत्यु एक ट्रांजिशन थी, एक प्रवेश था, या तो एक अच्छी नींद में या एक नई यात्रा में। उन्होंने डेथ को कभी किसी पनिशमेंट के रूप में नहीं देखा। फेडो डायलॉग में प्लेटो ने सोक्रेटिस के अंत के दिन का विवरण दिया है, जिसमें वो अपने विचारों पर निरंतर दृढ़ बने रहे। उन्होंने मृत्यु को आत्मा के शरीर से मुक्ति के रूप में देखा और कहा कि एक ज्ञानी व्यक्ति के लिए मृत्यु कोई दुखद घटना नहीं बल्कि एक प्राकृतिक घटना है, जिसे व्यक्ति को शांतिपूर्ण रूप से स्वीकार करना चाहिए। सोक्रेटिस के अंत में उन्होंने अपने शिष्यों को कहा कि उनकी मृत्यु के बाद भी उनके विचार जीवित रहेंगे और ज्ञान की ये खोज हमेशा चलती रहेगी। सोक्रेटिस के सबसे प्रमुख छात्र प्लेटो थे, जिसे हम आज भी
वेस्टर्न फिलॉसफी का एक महत्वपूर्ण स्तंभ मानते हैं। प्लेटो के डायलॉग्स में सॉक्रेटिक मेथड का एक गहरा प्रभाव है। प्लेटो ने अपने द रिपब्लिक, अपॉलजी और फेडो और कई अन्य प्रमुख डायलॉग्स के माध्यम से सोक्रेटिस के विचार को अमर कर दिया। सोक्रेटिस के विचार और उनका सोक्रेटिक मेथड न सिर्फ प्राचीन युग में बल्कि आज के समय में भी उतने ही प्रासंगिक है। मॉडर्न थिंकर्स और फिलोसोफर्स ने सोक्रेटिस के विचार को अपने थियरीज और मेथड्स में शामिल किया है। आज हम वेस्टर्न फिलॉसफी को जो भी रूप में देखते हैं वो सोक्रेटिस के द्वारा स्थापित विचारों के आधार पर ही टिकी है। उनका क्रिटिकल थिंकिंग और डायलॉग बेस्ड लर्निंग का तरीका हर मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है। स्कूलों में सोक्रेटिक सेमिनार्स का प्रयोग किया जाता है, जहां स्टूडेंट्स प्रश्नों के माध्यम से विचार विमर्श करते हैं और ज्ञान को खुद से खोजते हैं। सोक्रेटिस का विचार कि वर्चू इज नॉलेज आज भी इथिक्स और मोरालिटी के चर्चाओं में एक मूल सिद्धांत के रूप में देखा जाता है। लॉ और लीगल स्टडीज में सोक्रेटिक मेथड का प्रभाव दिखाई देता है, जहां लॉयर्स और जजेस प्रश्न पूछकर सच्चाई और न्याय को पाने का प्रयास करते हैं। सोक्रेटिस के विचार सिर्फ एकेडमिक्स में ही नहीं बल्कि आम जीवन में भी प्रभावशाली हैं। उनका आई नो दैट आई नो नथिंग का सिद्धांत हमें हमेशा अपने जीवन में नई चीज़ों को सीखने और अपने इग्नोरेंस को पहचान कर सुधार करने की प्रेरणा देता है। आज की क्रिटिकल थिंकिंग के युग में सोक्रेटिक मेथड हमें हर व्यक्ति के विचार को तर्क और सवालों के माध्यम से समझने का अवसर भी देता है और ये सिद्धांत हमेशा समाज के लिए एक रास्ता बना रहेगा। सोक्रेटिस का जीवन, विचारधारा और उनका अंतिम समय एक प्रेरणा का स्रोत है। उन्होंने अपने सवालों और तर्क के माध्यम से हमें ये बताया कि ज्ञान की खोज और अपने जीवन का समीक्षा हमेशा चलती रहनी चाहिए। उनका जीवन हमें ये सिखाता है कि जीवन का असली महत्व तभी है जब हम अपने अस्तित्व को क्वेश्चन करें। सोक्रेटिस का अनएग्जामिन्ड लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग आज भी एक प्रमुख विचार है जो हमें अपने जीवन को नई दिशा में ले जाने की प्रेरणा देता है। सोक्रेटिस के जीवन की ये कहानी हमें ये समझाती है कि व्यक्ति अपनी सच्चाई की खोज, इथिकल जीवन और ज्ञान के मार्ग पर चलते हुए अपनी असली पहचान ढूंढ सकता है। उनके विचार हमें हमेशा प्रेरणा देते रहेंगे कि हम अपने जीवन को समझने का प्रयास करें और इग्नोरेंस को पहचान कर ज्ञान की ओर बढ़ें। आज के लिए बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे आपसे एक नए एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ। मेरा नाम है रोहित और आप सुन रहे थे सिलेबस विद रोहित। धन्यवाद।